वेलकम टू अनदर वीडियो। यह है जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 का एपिसोड 4 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में आगे। तो एपिसोड की शुरुआत होती है रिको की मौत से। और वैसे आज का एपिसोड काफी तक अलग था। मतलब इसमें जो एनिमेशन दिखाई गई वो रिक्रिएटेड थी, उसको दोबारा रीयूज नहीं किया। कहानी की शुरुआत के दो क्लिप्स दोबारा एनिमेट हुए हैं क्योंकि उनके एंगल्स और मूवमेंट काफी तक अलग है। पर ओवरऑल अगर हम बात करें कहानी की, रिको के मरने के बाद सुगुरु पूछता है उससे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वो कहता है कि मैंने सतारू को मार दिया, तभी शायद वो वहां पर आ पाया। जिसको सुनते ही अगले पल सुगुरु यूज करता है अपने कर्ज मैनिपुलेशन टेक्निक का, जिसके साथ उसका ड्रैगन बाहर निकल कर हमला करना शुरू करता है टोजी के ऊपर। जिसके जकड़ में आने के बावजूद भी टोजी 3-4 गोले चलाता है, जिसको सुगुरु डॉच करता है अपने कर्ज के साथ। तो ओवरऑल काफी तक फिजिकली एक्टिव है सुगुरु भी। तो वैसे टोजी यहाँ काफी कुछ जानता है जगह के बारे में। जो जानता है जगह बैरियर से भरी हुई है, जिस वजह से यहाँ कोई गार्ड नहीं लगाया गया। लेकिन अगर तुम जानते हो कि दरवाजा कहाँ से है अंदर जाने के, तो ये जगह काफ़ी ज़्यादा खतरे में भी पड़ सकती है। पर यहाँ आमतौर पर वही लोग एंटर कर सकते हैं जिसको ये जानता है, और साथ ही वो लोग जिनके पास कोई कर्ज ना हो। अब क्योंकि इसके पास कोई भी कर्ज एनर्जी नहीं है, इसके लिए ये इनविजिबल मैन है यहाँ पर, तो ये अंदर एंटर हो सकता है बिना डिटेक्ट हुए। पर इसे सुगुरु से लड़ने के लिए चाहिए होगा कर्ज टूल। लेकिन अगर ये कर्ज टूल लेके आएगा तो वो काफ़ी हद तक इनविजिबल नहीं रहेगा। तो उसकी टेक्निक है ये उस कर्ज टूल को अपने बॉडी के अंदर रखता है, मतलब गले से हलक के अंदर। जो कर्ज टूल छोटा होकर इसके शरीर का हिस्सा बन सकता है, क्योंकि एक अदृश्य आदमी के शरीर के अंग भी अदृश्य होते हैं। तो मे भी इसका कर्ज टूल भी इस वजह से डिटेक्ट नहीं हो पाता, पर अंदर आके वो कर्ज टूल निकाल सकता है, जिसका इस्तेमाल वो करने जाएगा अब सुगुरु के ऊपर। और फिर वो बाकी चीज़ें बताता है, अपने पुराने प्लान के बारे में बताता है कि कैसे उसने सातारू के ऊपर अटैक प्लान किया। पर इसकी बकबक में कोई दिलचस्पी नहीं है सुगुरु को, क्योंकि वो जानता है इसके पास है हैविली पैक्ड, जिससे उसकी फंडामेंटल स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ चुकी है। पर सुगुरु का सवाल रहेगा कि ये यहाँ तक कैसे आया, इन लोगों ने तो कोई ट्रेस ही नहीं छोड़ा था। तो इंसान कहीं से भी गुजरता है तो वो अपने फुटप्रिंट, अपनी स्मेल और बहुत सारी चीज़ें छोड़ के वहाँ से जाता है, जो अपने हैविली पैक्ड की वजह से इसके एनहांस हुए सेंस से ये फील कर सकता है। जिसके बाद सुगुरु पूछता है उस मेड के बारे में जो रास्ते में रही होगी, जिसको इसने शायद मार दिया, या शायद नहीं, पता नहीं, शायद हो सकता है बच गई हो। जैसी उसकी किस्मत, उसको उससे कोई मतलब नहीं। पर जिसको सुन के काफ़ी हद तक गुस्से में आकर अपने वार करना शुरू करता है सुगुरु। जिन वारों को काउंटर करना शुरू करता है अपने कर्ज टूल के साथ टोजी। और जहाँ सुगुरु के और भी कई सारे वार होते हैं जिन सबको काउंटर कर रहा होता है। और साथ ही हम देख पाते हैं बड़े से दानव को, जो कि उसके कर्ज मैनिपुलेशन टेक्निक का हिस्सा होती है। पर टोजी उन सबको काउंटर करते हुए उसके ड्रैगन को भी काटना शुरू कर देता है, जिसकी खाल सबसे सख्त थी। तो क्या है ये कर्ज टूल जो इतना पावरफुल है, या शायद इसको इस्तेमाल करने वाला इतना पावरफुल है। पर आगे यहाँ के जिस ब्लॉक में लोग खड़े होते हैं टूट के गिरने लगता है नीचे की तरफ, जिस जगह एक और कर्ज का इस्तेमाल करता है सुगिरो, जिसमें एक भयानक सी कर्ज आती है और पूछती है क्या 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 मैं खूबसूरत लग रही हूँ। जिसको भी टोजी काफी तक भाप लेता है कि अगर उसको कुछ भी जवाब नहीं दिया तो भी खतरे वाली बात होगी, तो उसको जवाब देना पड़ेगा। जहाँ वो देख पाता है कई सारे उसके और वार जो कि उसके आसपास जमा होते हैं, जो वैसे बेसिकली छोटा सा डोमेन क्रिएट किया था उसने, जिसको भाप कर अपनी तलवार से वो उन सबको काउंटर कर देता है। अब जिस पर सुगुरु इस्तेमाल करने जा रहा होता है अपना कर्ज मैनिपुलेशन टेक्निक, जहाँ उसका कर्ज भले ही काफ़ी सारे एबिलिटी से भरा पड़ा हो, लेकिन काफ़ी कमज़ोर कर्ज है वो, जिसको वो मैनिपुलेट करके अब्जॉर्ब कर सकता है और खा सकता है। जैसा करने जा रहा था सुगुरु, लेकिन वो भाप चुका होता है पहले ही टोजी, और उसको काउंटर करके दूसरी तलवार निकाल कर वो उससे वार करता है उसके ऊपर, जिससे उसके छाती में उस तलवार से क्रॉस का वार बन जाता है। तो इस तरह से हरा दिया है उसने सुगुरु को भी। तो वैसे टोजी ने इतना खतरनाक वार नहीं किया क्योंकि वो मारा जाए, इसलिए नहीं कि उसे चिंता है उसकी, इसलिए क्योंकि वो एक कर्ज मैनिपुलेशन टेक्निक इस्तेमाल करता है। अगर वो शिकिगामी यूजर होता तो उसको वो मार देता, क्योंकि शिकिगामी उनके यूजर के मरने पे मर जाते हैं। लेकिन कर्ज मैनिपुलेशन टेक्निक में उसके मरने के बाद भी कई सारे कर्ज और शायद बाहर निकलते देखे जा सकते हैं, जो उसको और टाइम वेस्ट कर सकते हैं। इस वजह से उसको जख्मी करके यहाँ से वो चला जाता है। पर बाकी उनकी शिक्षा की काफ़ी हद तक तारीफ करता है कि तुमने काफ़ी कमाल की चीज़ें सीखी है, लेकिन क्या फ़ायदा, तुम मुझसे हार गए। जहाँ वो आशीर्वाद की बात कर ही रहा होता है कि उसे याद आता है मेगोमी की, जो उसके बेटे का नाम है, जो उसने रखा है, जो उसको अभी फिलहाल याद आया। पर आगे हम देख पाते हैं सातारू को, जिसके खून के ऊपर उसके हाथ से कोई लहर बनती दिखती है। तो क्या होगा आगे? तो खैर कहानी में आगे टोजी उस लाश को अपने कर्ज टूल के अंदर लेके निकलता है और दिखाता है उनको, और इस तरह से उसको उसके 30 मिलियन की पेमेंट फाइनलाइज हो जाती है। खैर वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव आया होता है स्टार रिलीजियस ग्रुप का, जो बताता है इनके मोटिव के बारे में, कि इनका मोटिव था टेनगेन सामा और बुद्धिज्म को प्रमोट करना, जहाँ वो बिना सोर्सर बने अपने आप को डिवोट कर चुके हैं टेनगेन सामा के लिए। अब खैर जहाँ जो सोर्सर को कई सारे कानून के परे सुविधाएं मिलती है जो नॉन सोर्सर को नहीं मिलती, पर उसके बावजूद हमने कुछ चीज़ चेंज की है, और उसके बाद हम पूजा करेंगे इकलौते एक मात्र ऐसी शक्ति की, जो शक्ति होगी जिसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं होगी, जो स्टार प्लाजा वेसल की बात कर रहे हैं लोग। तो खैर उस काम को उन्होंने रोक लिया, जहाँ पर ये काम काफ़ी तक इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन किसी ने इसको कर दिया।
पर अगर उन्होंने ऐसा किया और टेनगन सामा आउट ऑफ कंट्रोल हुए तो इसका हर्जाना इंसानों को भुगतना पड़ सकता है। जिस पर अंकल कहते हैं कि अगर हम सब साथ फना हो जाएंगे, मतलब मारे जाएंगे, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, जहाँ हम सभी स्टार रिलीजियस ग्रुप वाले लोग साथ में ख़त्म हो जाएंगे। इतना प्यार, इतना क्रीपीनेस। पर ओवरऑल आगे तोजी और उसको मिशन दिलाने वाला या उसका साथी या दोस्त जो भी आपस में बात कर रहे होते हैं और उस प्लान की बात कर रहे होते हैं जहाँ उसने मेड को पकड़ के मारा नहीं था, उसने उसको कैप्चर किया था और काफ़ी तक दिखाया कि वो लोग उसको बचा चुके हैं और जो भी हुआ प्लान के हिसाब से यहाँ तक हुआ जो वो भी भाप पाया था, जिसके हिसाब से गोजू 2 दिन तक सोया नहीं ताकि वो प्लान खत्म हो और उसके बाद उन्हें मौका मिले उसको मारने का। तो ओवरऑल इनका मिशन काफ़ी तक कंप्लीट हो चुका है और आगे टोजी बात करता है वापसी की और साथ में खाना खाने की, जिस पे इसका साथी या फिर इसको मिशन देने वाला कहता है कि मैंने बस ठान रखे तुम्हें 2 जगह मिलने की, पहला कोई काम होने पर या दूसरा मरने के बाद नर्क में। तो खैर वो वहाँ से निकलता है। अब जहाँ आगे आगे बढ़ता हुआ रास्ते में सूरज की गर्मी को महसूस करते हुए जब सामने देखता है तोजी, तो उसको दिखता है एक भूत, नहीं मतलब सतारू, जो जिंदा है, जिसने उसके लिए इस्तेमाल किया रिवर्स कर्स टेक्निक का। क्योंकि जब उसने उसकी गर्दन में वार किया तो उसने काउंटर अटैक नहीं किया, उसने इस्तेमाल किया कर्ज रिवर्सल टेक्निक का। तो इसको थोड़ा मैथ की तरह समझते हैं। कर्ज एनर्जी एक नेगेटिव एनर्जी है जो बॉडी को एनहांस कर सकती है लेकिन जनरेट नहीं कर सकती, जिसके लिए हमने और नेगेटिव एनर्जी इसमें जोड़ी, जिसके बाद ये बना पॉजिटिव एनर्जी और इसने काफ़ी तक हील करने में मदद की। तो नेगेटिव कर्ज एनर्जी इनटू नेगेटिव कर्ज एनर्जी जो बनती है पॉजिटिव एनर्जी, जो होती है हमारी कर्ज रिवर्स टेक्निक। जो बोलना आसान है, करना मुश्किल, क्योंकि ऐसा करने में काफ़ी हद तक मुश्किल हुई थी गोजू को भी, और उसको उसकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आई जिसने उसको ये समझाया था। और काफ़ी तक ऐसे बकबक करता रहता है गोजू, क्योंकि उसको हो चुका है नशा उसकी एनर्जी का और वो होश में थोड़ा कम है। जिस पर वो कहता है जब मैं मौत की कगार पे था तो मैंने महसूस किया कर्ज एनर्जी का असली सार, और शायद तुम इसलिए हारोगे क्योंकि तुमने मेरा सर मेरे धड़ से अलग नहीं किया, या तुमने उस कर्ज शुल्क का इस्तेमाल नहीं किया जब तुमने मेरे सर पे वार किया। जिस पर तोजी भी एक्साइटेड होता है और कहता है मैं हारूंगा, अभी तो मैंने शुरू किया है। जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा पागलपन के साथ गोजू भी एक्साइटेड होता है, जो उसे लड़ने के लिए तैयार होता है। जहाँ कई सारे वार होते हैं उसके, जिससे बचकर गोजू इस्तेमाल करता है रैट टेक्निक का, जिसको लास्ट टाइम वो इस्तेमाल नहीं कर पाया था, जिससे टोजी को डैमेज होता है और वो उसको काफ़ी हद तक मॉन्स्टर बुलाता है, क्योंकि वो बेकाबू होकर अपने काबू में ही नहीं और काफ़ी अजीब तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल कर पा रहा है और वो हवा में उड़ रहा है। तो बेसिकली शॉक वेव था लिमिटलेस, जिससे बना कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड। तो बेसिकली उसने पॉजिटिव एनर्जी का इस्तेमाल किया जो जनरेट हुई उसके रिवर्स कर्स टेक्निक के दौरान। तो गोजू के टेक्निक के 3 हिस्से हैं, मतलब लिमिटलेस के 3 हिस्से। पहला चीज़ों को रोक देना, दूसरा चीज़ों का अट्रैक्ट करना जो ब्लू का काम है, जो आसपास की सारी चीज़ों को ऑब्जॉर्व करती चली जाती है, और तीसरा रेड जो करती रिपेल किसी भी चीज़ को। तो ये सभी टेक्निक वो हैंडल कर सकता है, लेकिन कुछ तो होता है, कुछ खालीपन से उसको महसूस हो रहा होता है जो ना जाने क्या होता है। जहाँ गोजू की आंखों में भी एक अजीब सी खामोशी दिखती है, पर उसको इग्नोर करके अपनी जीत को सुनिश्चित करते हुए गोजू को मारने के लिए तैयार होता है तोजी, और अपने कुछ वार करता है जिसको डॉज कर लेता है सातारो, जो उस पल में खालीपन और शांति महसूस कर रहा होता है और काफ़ी तक माफ़ी मांगता है रिको से कि वो उसको बचा नहीं पाया, पर जिसको लेकर गुस्सा भी नहीं है। जहाँ इस पल से वो मोमेंट फील होता है जब हमें चोट लगने के बाद एक अजीब सी राहत महसूस होती है, या एक बड़े खतरे के टलने पर एक राहत सा लगता है, जिस मोमेंट में हम देख पाते हैं गोजू को और उस पल के साथ किसी के भी खिलाफ कोई नफरत और द्वेष ना महसूस करते हुए आज़ादी से इस दुनिया की हर एक शांत चीज़, हर एक चीज़ को महसूस करते हुए जिस शांति को महसूस करने की खुशी को वो महसूस करता है। जहाँ तोजी उस पर वार करता है जो ज़ेन क्लैन का होता है, और उस दौरान सोच रहा होता है काफ़ी कुछ। कोची जो सोचता है कि एक टेक्निक जो जनरेशन बाय जनरेशन फैलाई गई, जिसके बारे में कई सारी चीज़ें लीक हो चुकी है, और तुम ज़ेन क्लैन के होने के नाते उसके बारे में काफ़ी कुछ जानते हो, तुम लिमिटलेस टेक्निक के बारे में जानते हो, पर उसके बावजूद गोजू क्लैन के लोग भी सब कुछ नहीं जानते, या उनमें से भी सिर्फ कुछ लोग इसके बारे में जानते हैं। और शांति भरे पल के साथ इस्तेमाल करता है वो एम्पलीफाइड और रिवर्सल का, जिन दोनों अलग अलग चीज़ों के मिलने के साथ जो बनता है वो इन्फिनिटी तक खींचने वाला एक मास बन जाता है, ऑलमोस्ट एक ब्लैक होल की तरह। और सामने आता है इमेजिनरी टेक्निक पर्पल, जिसको थ्रो करते समझ पाता है टोजी कि उसको क्या अजीब सा लग रहा था। तो जहाँ वो बार आगे बढ़ता है और टोजी सोचता है कि फ्री में काम करना उसने मना कर रखा है, पर उसके सामने जब लिमिटलेस टेक्निक वाला बंदा खड़ा हो तो उसे कैसे मना कर सकता है वो, जिसको वो उसे घुटने पर टिकाए बिना वो नहीं मान सकता, जो कि इस मॉडर्न दुनिया का सबसे पावरफुल सोर्सर होगा, जो जुजुत्सु की दुनिया को सबक सिखाना चाहता है, और साथ ही अपने क्लैन को भी जिसने उसको रिजेक्ट किया। और जब उसने अपनी इस इच्छा को पूरा करना चाहा तो वो हार गया। जहाँ हम देख पाते हैं गोजू का वो पर्पल वाला वार उसके पीछे की बिल्डिंग के हिस्से के साथ साथ उसके शरीर का
किनारा भी ले जाता है अपने साथ। जिसने सोचा था वो सबके खिलाफ होगा, वो अपनी या किसी की भी इज्जत नहीं करेगा, पर आखिर में वो हार गया। जब गोजू से पूछता है कोई आखिरी शब्द, जिस पर वो कहता है नहीं, पर तभी उसको याद आता उसका बेटा मेगुमी, जिसको अगले 2 साल के बाद जेन क्लैन वाले उठा के ले जाएंगे। तो उस दौरान जो तुम्हारा मन करे तुम वो करना, जैसा कहकर वो शायद मारा जाता है। खैर यह टोजिहारा पर उसका कर्ज भाग जाता है, जो पहुंच जाता है काफी हद तक अपनी मम्मी के पास। मतलब सुगुरु को मम्मी बुलाता है, पर सुगुरु काफी हद तक हैरान होता है सबसे और आगे बढ़कर देखता है रिको की लाश के साथ सातारू को, जिस पर ताली बजा रहे होते हैं स्टार रिलीजियस ग्रुप वाले, जिनको लगता है कि शायद वो मारी गई इसलिए वो खुश हो रहे हैं। पर ओवरऑल इनको लेके कुछ ना कुछ सोच रहा है सातारू, क्या इन्हें मार दिया जाए? लेकिन शायद नहीं, इनका मेन लीड कोई और होगा जो यहाँ से भाग चुका होगा, और मुझे शायद इन्हें मारने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। जैसे सोच के सातारू लेके जा रहा था रिको की लाश को वहाँ से, पर जब सुगुरु कुछ सोचता है और एक खामोशी सी छा जाती है, जिसके साथ एपिसोड एंड होता है। तो क्या सोच रहा है सुगुरु, जिसके बारे में हम जान पाएंगे इसे नेक्स्ट एपिसोड में। और क्या करेगा सुगुरु, क्या ये इन लोगों को मार देगा या फिर कुछ ना कुछ तो आगे और एक्शन हमें देखने को मिलेगा, और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जो हमें क्लियर करेगी फ्यूचर में कि ये दोनों अलग अलग कैसे हुए। कहीं सुगुरु काफ़ी तक इताची जैसा ना देखा जाए, जो अपने रास्ते से काफ़ी तक अलग कर रहा है, जो सुरसर के पथ पर चलकर जो अब एक विलन के तौर पर इनके खिलाफ है। तो क्या क्या और एक्शन आगे वेट कर रहा है हमारा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तो अगले मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।